आज हम बताने जा रहे हैं कहानी अटल बिहारी वाजपेयी की। तो शुरू करते हैं। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कन्या कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी मां कृष्णा देवी और पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे। उनके पिता अपने गृह नगर में एक स्कूल शिक्षक थे। उनके दादा श्यामलाल वाजपेयी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अपने पैतृक गांव बटेश्वर से ग्वालियर के पास मुरैना चले आए थे। वाजपेयी ने ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। 1934 में उनके पिता के प्रधानाध्यापक के रूप में शामिल होने के बाद उन्हें उज्जैन जिले के बडनगर में एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल एवीएम स्कूल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, आगरा विश्वविद्यालय, अब महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला लिया, जहां उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने डीएवी कॉलेज, कानपुर, आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उनकी सक्रियता ग्वालियर में आर्य समाज आंदोलन की युवा शाखा आर्य कुमार सभा से शुरू हुई, जिसके वे 1944 में महासचिव बने। वे 1939 में एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में भी शामिल हुए। बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर उन्होंने 1940 से 1944 के दौरान आरएसएस के अधिकारी प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया और 1947 में प्रचारक, पूर्णकालिक कार्यकर्ता के लिए आरएसएस की शब्दावली बन गए। विभाजन के दंगों के कारण उन्होंने कानून की पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें एक विस्तारक, एक परिवीक्षाधीन प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश भेजा गया और जल्द ही उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के समाचार पत्रों राष्ट्रधर्म, एक हिंदी मासिक, पांचजन्य, एक हिंदी साप्ताहिक और दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन के लिए काम करना शुरू कर दिया। 1942 तक 16 वर्ष की आयु में वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सक्रिय सदस्य बन गए। हालांकि आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया था। अगस्त 1942 में वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 24 दिनों के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें एक लिखित बयान देने के बाद रिहा कर दिया गया था कि वे भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने 27 अगस्त 1942 को बटेश्वर में उग्रवादी घटनाओं में भाग नहीं लिया था। अपने पूरे जीवन में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के आरोप को झूठी अफवाह करार दिया। 1951 में वाजपेयी को दीनदयाल उपाध्याय के साथ आरएसएस द्वारा नवगठित भारतीय जनसंघ के लिए काम करने के लिए भेजा गया, जो आरएसएस से जुड़ी एक हिंदू दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी थी। उन्हें दिल्ली स्थित पार्टी के उत्तरी क्षेत्र के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वे जल्द ही पार्टी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायी और सहयोगी बन गए। 1957 के भारतीय आम चुनाव में वाजपेयी ने भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा। वे मथुरा में राजा महेंद्र प्रताप से हार गए, लेकिन बलरामपुर से चुने गए। वे जवाहरलाल नेहरू से इस हद तक प्रभावित थे कि उन्होंने उनके भाषणों की शैली, उच्चारण और लहजे को अपनाया। वाजपेयी के नेतृत्व में भी नेहरू का प्रभाव स्पष्ट था। लोकसभा में उनके भाषण कौशल ने प्रधानमंत्री नेहरू को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने भविष्यवाणी की कि वाजपेयी किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 27 मई 1964 को नेहरू की मृत्यु के अवसर पर वाजपेयी ने उन्हें असंभव और अकल्पनीय का सूत्रधार कहा और उनकी तुलना हिंदू भगवान राम से की। वाजपेयी के भाषण कौशल ने उन्हें जनसंघ की नीतियों के सबसे मुखर रक्षक के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। उपाध्याय की मृत्यु के बाद जनसंघ का नेतृत्व वाजपेयी के हाथों में चला गया। वे 1968 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और नानाजी देशमुख, बलराज मधोक और लालकृष्ण आडवाणी के साथ पार्टी का संचालन किया।
1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दौरान वाजपेयी को कई अन्य विपक्षी नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में बेंगलोर में नजरबंद रहे वाजपेयी ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर अपनी कैद की अपील की और उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाया गया। दिसंबर 1976 में वाजपेयी ने एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ताओं को हिंसा और अव्यवस्था फैलाने के लिए इंदिरा गांधी से बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। एबीवीपी के छात्र नेताओं ने उनके आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। गांधी ने 1977 में आपातकाल समाप्त कर दिया। बीजे सहित कई दलों के गठबंधन ने मिलकर जनता पार्टी बनाई, जिसने 1977 के आम चुनावों में जीत हासिल की। गठबंधन के चुने हुए नेता मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी ने देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। विदेश मंत्री के रूप में वाजपेयी 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने। 1979 में देसाई और वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया, जिससे जनता पार्टी का पतन हो गया। भारतीय जनसंघ के तत्कालीन सदस्यों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का गठन किया, जिसके पहले अध्यक्ष वाजपेयी बने। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले संघ परिवार द्वारा कई विरोध प्रदर्शन किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी के नेतृत्व में एक मार्च भी शामिल था, जिसमें सरकार की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने का विरोध किया गया और स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना भेजने की मांग की गई। 1984 के आम चुनाव प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद हुए थे, जबकि उन्होंने 1977 और 1980 के चुनाव नई दिल्ली से जीते थे। वाजपेयी चुनाव के लिए अपने गृह नगर ग्वालियर चले गए। विद्या राजदान को शुरू में कांग्रेस आई का उम्मीदवार माना जा रहा था। इसके बजाय ग्वालियर राजघराने के वंशज माधवराव सिंधिया को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन लाया गया। वाजपेयी सिंधिया से हार गए, उन्हें केवल 29% वोट ही मिल पाए। नवंबर 1995 में मुंबई में भाजपा के एक सम्मेलन के दौरान भाजपा अध्यक्ष आडवाणी ने घोषणा की कि आगामी चुनावों में वाजपेयी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बताया जाता है कि वाजपेयी खुद इस घोषणा से नाखुश थे। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी को पहले चुनाव जीतना होगा। 1996 के आम चुनाव में भाजपा संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसे बाबरी मस्जिद के विध्वंस के परिणामस्वरूप देश भर में धार्मिक ध्रुवीकरण से मदद मिली। भारतीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन भाजपा लोकसभा के सदस्यों के बीच बहुमत हासिल करने में विफल रही। वाजपेयी ने 16 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया, जब यह स्पष्ट हो गया कि उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है। इस छोटी अवधि में उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी बनाया और उसका प्रशासन किया। 1996 और 1998 के बीच दो संयुक्त मोर्चा सरकारों के पतन के बाद लोकसभा भंग कर दी गई और नए चुनाव हुए। 1998 के आम चुनावों ने फिर से भाजपा को दूसरों से आगे कर दिया। कई राजनीतिक दलों ने भाजपा के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) बनाया और वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। गठबंधन असहज था, क्योंकि शिवसेना के अलावा अन्य किसी भी दल ने भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन नहीं किया। पार्टी के कट्टरपंथी धड़े और आरएसएस से वैचारिक दबाव का सामना करते हुए इस गठबंधन को सफलतापूर्वक चलाने का श्रेय वाजपेयी को दिया जाता है। वाजपेयी की सरकार 1999 के मध्य तक 13 महीने तक चली, जब जयललिता के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) ने अपना समर्थन वापस ले लिया।
सरकार 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में एक वोट से विश्वास मत हार गई। चूंकि विपक्ष नई सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं जुटा पाया, इसलिए लोकसभा को फिर से भंग कर दिया गया और नए चुनाव कराए गए। मई 1998 में भारत ने 1974 में अपने पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के 24 साल बाद राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। 2 सप्ताह बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षणों के साथ जवाब दिया, जिससे वह घोषित परमाणु क्षमता वाला सबसे नया राष्ट्र बन गया। जबकि फ्रांस जैसे कुछ देशों ने भारत के रक्षात्मक परमाणु शक्ति के अधिकार का समर्थन किया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों ने भारत को सूचना, संसाधन और प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगा दिए। तीव्र अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और विदेशी निवेश और व्यापार में लगातार गिरावट के बावजूद परमाणु परीक्षण घरेलू स्तर पर लोकप्रिय थे। वास्तव में लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भारत को अपनी परमाणु क्षमता को हथियार बनाने से रोकने में विफल रहे। भारत और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध अंततः केवल 6 महीने बाद हटा दिए गए। लाहौर शिखर सम्मेलन 1998 के अंत और 1999 की शुरुआत में वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ पूर्ण पैमाने पर कूटनीतिक शांति प्रक्रिया के लिए प्रयास शुरू किया। फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा के ऐतिहासिक उद्घाटन के साथ वाजपेयी ने कश्मीर विवाद और पाकिस्तान के साथ अन्य संघर्षों को स्थायी रूप से हल करने के उद्देश्य से एक नई शांति प्रक्रिया शुरू की। परिणामी लाहौर घोषणापत्र ने बातचीत, विस्तारित व्यापार संबंधों और आपसी मित्रता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की और दक्षिण एशिया को परमाणु मुक्त बनाने के लक्ष्य की परिकल्पना की। इसने 1998 के परमाणु परीक्षणों से उत्पन्न तनाव को कम किया, न केवल दोनों देशों के भीतर बल्कि दक्षिण एशिया और बाकी दुनिया में भी। एआईएडीएमके ने लगातार गठबंधन से बाहर निकलने की धमकी दी थी और राष्ट्रीय नेता बार-बार एआईएडीएमके महासचिव जयललिता को शांत करने के लिए दिल्ली से चेन्नई आए थे। हालांकि मई 1999 में एआईएडीएमके ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और अक्टूबर 1999 में होने वाले नए चुनावों तक वाजपेयी सरकार को कार्यवाहक सरकार की स्थिति में सीमित कर दिया गया। मई 1999 में कुछ कश्मीरी चरवाहों ने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों और गैरवर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिकों, जिनमें से कई के पास आधिकारिक पहचान पत्र और पाकिस्तानी सेना के कस्टम हथियार थे, की मौजूदगी देखी, जहां उन्होंने सीमावर्ती पहाड़ियों और मानव रहित सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया था। यह घुसपैठ कारगिल शहर के आसपास केंद्रित थी, लेकिन इसमें बटालिक और अखनूर सेक्टर और सियाचिन ग्लेशियर में तोपखाने का आदान प्रदान भी शामिल था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया, जो 26 मई 1999 को शुरू हुआ। इसमें भारतीय सेना ने भारी तोपखाने की गोलाबारी के बीच और अत्यधिक ठंडे मौसम, बर्फ और उच्च ऊंचाई पर खतरनाक इलाकों का सामना करते हुए हजारों आतंकवादियों और सैनिकों से लड़ाई लड़ी। 3 महीने तक चले कारगिल युद्ध में 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक मारे गए और अनुमान है कि 600 से 4000 पाकिस्तानी आतंकवादी और सैनिक भी मारे गए। भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों को पीछे धकेल दिया। भारत ने लगभग 70% क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। वाजपेयी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को एक गुप्त पत्र भेजा कि अगर पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय क्षेत्र से वापस नहीं गए, तो हम उन्हें किसी न किसी तरह से बाहर निकाल देंगे, जिसका मतलब है कि उन्होंने नियंत्रण रेखा (LOC) पार करने या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया। पाकिस्तान को भारी नुकसान होने के बाद और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों ने घुसपैठ को स्वीकार करने या भारत को अपने सैन्य अभियान रोकने की धमकी देने से इनकार कर दिया,
जनरल परवेज मुशर्रफ ने अड़ियल रुख अपनाया और नवाज शरीफ ने बचे हुए आतंकवादियों को रुकने और एलओसी के पास की जगहों पर वापस जाने के लिए कहा। आतंकवादी शरीफ के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एनएलआई के सैनिक वापस चले गए। आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया या झड़पों में पीछे हटने के लिए मजबूर किया, जो पाकिस्तान द्वारा वापसी की घोषणा के बाद भी जारी रही। 1999 के आम चुनाव कारगिल अभियान के बाद हुए थे। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने लोकसभा की 543 सीटों में से 303 सीटें जीतीं, जिससे एक आरामदायक और स्थिर बहुमत हासिल हुआ। 13 अक्टूबर 1999 को वाजपेयी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दिसंबर 1999 में एक राष्ट्रीय संकट उभरा, जब काठमांडू से नई दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आई 814 को 5 आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया और तालिबान शासित अफगानिस्तान ले गए। अपहरणकर्ताओं ने मसूद अजहर जैसे कुछ आतंकवादियों को जेल से रिहा करने सहित कई मांगे की। दबाव में सरकार ने आखिरकार हार मान ली। उस समय विदेश मंत्री जसवंत सिंह आतंकवादियों के साथ अफगानिस्तान गए और यात्रियों के बदले उन्हें बदल दिया। मार्च 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत की राजकीय यात्रा की। 1978 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर की यात्रा के बाद से 22 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत की यह पहली राजकीय यात्रा थी। राष्ट्रपति क्लिंटन की यात्रा को दोनों देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया। वाजपेयी और क्लिंटन ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर व्यापक चर्चा की। इस यात्रा से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों में विस्तार हुआ। इस यात्रा के दौरान भारत अमेरिका संबंधों के भविष्य के पाठ्यक्रम पर एक विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। घरेलू स्तर पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आरएसएस से प्रभावित थी, लेकिन गठबंधन समर्थन पर निर्भरता के कारण भाजपा के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करना या सभी धर्मों के अनुयायियों पर लागू होने वाली समान नागरिक संहिता लागू करना जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाना असंभव था। 17 जनवरी 2000 को ऐसी खबरें आईं कि आरएसएस और कुछ भाजपा कट्टरपंथियों ने वाजपेयी के शासन से असंतुष्ट होकर भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ को फिर से शुरू करने की धमकी दी। जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक ने तत्कालीन आरएसएस प्रमुख राजेंद्र सिंह को समर्थन के लिए पत्र लिखा था। हालांकि भाजपा पर आधिकारिक राज्य शिक्षा पाठ्यक्रम और तंत्र को भगवा करने का आरोप लगाया गया था। भगवा आरएसएस के ध्वज का रंग है और हिंदू राष्ट्रवाद आंदोलन का प्रतीक है। गृह मंत्री एल.के. आडवाणी और मानव संसाधन विकास मंत्री अब शिक्षा मंत्री कहलाते हैं। मुरली मनोहर जोशी पर 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कार्यकर्ताओं की भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया गया था। मस्जिद विध्वंस से एक दिन पहले अपने विवादास्पद भाषण के कारण वाजपेयी खुद सार्वजनिक जांच के दायरे में आए। इन वर्षों में प्रशासन में अंदरूनी कलह और सरकार की दिशा के बारे में भ्रम की स्थिति बनी रही। वाजपेयी का कमजोर होता स्वास्थ्य भी सार्वजनिक रुचि का विषय था और उनके पैरों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनके घुटने की बड़ी सर्जरी की गई थी। मार्च 2001 में तहलका समूह ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नामक एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो जारी किया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और एनडीए के सदस्य एजेंटों और व्यापारियों के रूप में पत्रकारों से रिश्वत लेते हुए दिखाई दिए। कारगिल में मारे गए सैनिकों के लिए ताबूतों की आपूर्ति में गड़बड़ी से जुड़े बराक मिसाइल घोटाले और एक जांच आयोग के निष्कर्षों के बाद की सरकार कारगिल आक्रमण को रोक सकती थी। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की और पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को संयुक्त शिखर सम्मेलन के लिए आगरा आमंत्रित किया।
राष्ट्रपति मुशर्रफ को भारत में कारगिल युद्ध का मुख्य वास्तुकार माना जाता था। उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करके वाजपेयी ने कारगिल युद्ध को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन 3 दिनों तक चले बहुत धूमधाम के बाद, जिसमें मुशर्रफ का दिल्ली में अपने जन्मस्थान पर जाना भी शामिल था, शिखर सम्मेलन में कोई सफलता नहीं मिली क्योंकि राष्ट्रपति मुशर्रफ ने कश्मीर के मुद्दे को एक तरफ छोड़ने से इनकार कर दिया। 13 दिसंबर 2001 को नकली पहचान पत्रों के साथ नकाबपोश हथियारबंद लोगों के एक समूह ने दिल्ली में संसद भवन पर हमला किया। आतंकवादी कई सुरक्षा गार्डों को मारने में कामयाब रहे, लेकिन इमारत को तुरंत सील कर दिया गया और सुरक्षा बलों ने उन लोगों को घेर लिया और मार डाला, जो बाद में पाकिस्तानी नागरिक साबित हुए। वाजपेयी ने भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनुमानित 5,000 से 7,5,000 भारतीय सैनिक तैनात किए गए। पाकिस्तान ने सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात करके जवाब दिया। मई 2002 में कश्मीर में एक सैन्य चौकी पर आतंकवादी हमले ने स्थिति को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे दो परमाणु क्षमता संपन्न देशों के बीच युद्ध का खतरा और इसके परिणामस्वरूप परमाणु हथियारों के आदान प्रदान की संभावना बढ़ती गई, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मध्यस्थता ने स्थिति को शांत करने पर ध्यान केंद्रित किया। अक्टूबर 2002 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने घोषणा की कि वे सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे। वाजपेयी प्रशासन ने 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम लाया। इस अधिनियम का उद्देश्य संदिग्धों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने के लिए सरकारी अधिकारियों की शक्तियों को मजबूत करके आतंकवादी खतरों को रोकना था। इस कानून के दुरुपयोग की चिंताओं के बीच इसे संसद के संयुक्त सत्र में पारित किया गया था। दिसंबर 2001 और मार्च 2002 के बीच उनकी सरकार पर एक और राजनीतिक आपदा आई। वीएचपी ने राम मंदिर को लेकर अयोध्या में एक बड़े गतिरोध में सरकार को बंधक बना लिया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 10वीं वर्षगांठ पर वीएचपी विवादित स्थल पर एक शिलादान या मंदिर की आधारशिला रखने का समारोह करना चाहता था। हजारों वीएचपी कार्यकर्ता एकत्र हुए और स्थल पर कब्जा करने और जबरन समारोह करने की धमकी दी। देश में न केवल सांप्रदायिक हिंसा का गंभीर खतरा था, बल्कि धार्मिक संगठन द्वारा सरकार की अवज्ञा के कारण कानून और व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने का भी खतरा था। हालांकि विवादित स्थल से 1 किलोमीटर दूर एक अलग स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से पत्थर सौंपने के साथ यह घटना शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गई। फरवरी 2002 में अयोध्या से गुजरात लौट रहे हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी एक ट्रेन गोधरा शहर में रुकी। हिंदू कार्यकर्ताओं और मुस्लिम निवासियों के बीच हाथापाई हुई और ट्रेन में आग लगा दी गई, जिससे 59 लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों के जले हुए शवों को अहमदाबाद शहर में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया और विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात में राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इन फैसलों ने मुस्लिम विरोधी भावनाओं को भड़काया। मौतों के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराते हुए उग्र हिंदू भीड़ ने हजारों मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को मार डाला, मुस्लिम घरों और पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया। हिंसा 2 महीने से अधिक समय तक चली और 1000 से अधिक लोग मारे गए। गुजरात पर भाजपा की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। स्थिति को ठीक से न संभालने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की गई। उस पर हिंसा को रोकने के लिए कुछ न करने और यहां तक कि इसे बढ़ावा देने में मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया। कथित तौर पर वाजपेयी मोदी को हटाना चाहते थे, लेकिन अंततः पार्टी के सदस्यों ने उनके खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए उन्हें मना लिया। उन्होंने गुजरात की यात्रा की, गोधरा और अहमदाबाद का दौरा किया, जो सबसे हिंसक दंगों का स्थल था। उन्होंने पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की और हिंसा को समाप्त करने का आग्रह किया। जबकि उन्होंने हिंसा की निंदा की,
उन्होंने सार्वजनिक रूप से सीधे मोदी को फटकार नहीं लगाई। जब उनसे पूछा गया कि दंगों की स्थिति में मुख्यमंत्री को उनका क्या संदेश होगा, तो वाजपेयी ने जवाब दिया कि मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए, जिसका हिंदी में अर्थ है नैतिक शासन। अप्रैल 2002 में गोवा में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वाजपेयी के भाषण ने अपनी विषय वस्तु के लिए विवाद पैदा किया, जिसमें उन्होंने कहा, जहां कहीं भी मुसलमान रहते हैं, वे दूसरों के साथ सहअस्तित्व में रहना पसंद नहीं करते। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इन टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया था। वाजपेयी पर हिंसा को रोकने के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया गया और बाद में उन्होंने घटनाओं को संभालने में गलतियां स्वीकार की। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने भी हिंसा को रोकने में विफल रहने के लिए वाजपेयी सरकार को दोषी ठहराया। 2004 के आम चुनावों में भाजपा की हार के बाद वाजपेयी ने स्वीकार किया कि मोदी को न हटाना एक गलती थी। 2002 और 2003 के अंत में सरकार ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया। 3 साल तक 5% से कम वृद्धि के बाद 2003 से 2007 तक देश की जीडीपी वृद्धि हर साल 7% से अधिक रही। विदेशी निवेश में वृद्धि, सार्वजनिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, नौकरियों का सृजन, एक उभरता हुआ हाईटेक और आईटी उद्योग और शहरी आधुनिकीकरण और विस्तार ने देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बेहतर बनाया। अच्छी फसल और मजबूत औद्योगिक विस्तार ने भी अर्थव्यवस्था में मदद की। मई 2003 में उन्होंने संसद के समक्ष घोषणा की कि वे पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए एक आखिरी प्रयास करेंगे। यह घोषणा 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद 16 महीने की अवधि को समाप्त करती है, जिसके दौरान भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। हालांकि कूटनीतिक संबंध तुरंत नहीं सुधरे, लेकिन उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा यात्राओं का आदान प्रदान हुआ और सैन्य गतिरोध समाप्त हो गया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी राजनेताओं, नागरिक और धार्मिक नेताओं ने इस पहल की सराहना की, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अधिकांश देशों के नेताओं ने किया। जुलाई 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने चीन का दौरा किया और विभिन्न चीनी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना, जिसका चीनी नेतृत्व ने स्वागत किया और अगले वर्ष चीनी नेतृत्व ने सिक्किम को भारत का हिस्सा माना। अगले वर्षों में चीन भारत संबंधों में काफी सुधार हुआ। वाजपेयी की सरकार ने कई घरेलू आर्थिक और बुनियादी ढांचे के सुधार पेश किए, जिनमें निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, सरकारी अपव्यय को कम करना, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना और कुछ सरकारी स्वामित्व वाले निगमों का निजीकरण करना शामिल था। वाजपेयी की परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शामिल थी। 2001 में वाजपेयी सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। 2003 में समाचार रिपोर्टों ने वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बीच नेतृत्व साझा करने के संबंध में भाजपा के भीतर झगड़े का सुझाव दिया। भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने सुझाव दिया था कि आडवाणी को 2004 के आम चुनावों में पार्टी का राजनीतिक नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने वाजपेयी को विकास पुरुष और आडवाणी को लौह पुरुष कहा। जब वाजपेयी ने बाद में सेवानिवृत्ति की धमकी दी, तो नायडू ने यह घोषणा करते हुए पीछे हट गए कि पार्टी वाजपेयी और आडवाणी के दोहरे नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। 2004 के आम चुनाव के बाद एनडीए के सत्ता में बने रहने की व्यापक उम्मीद थी। इसने आर्थिक विकास और पाकिस्तान के साथ वाजपेयी की शांति पहल का लाभ उठाने की उम्मीद में तय समय से 6 महीने पहले ही चुनावों की घोषणा कर दी। 13वीं लोकसभा अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही भंग हो गई। भाजपा को उम्मीद थी कि वह कथित
फील गुड फैक्टर और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में भाजपा की हालिया सफलताओं का लाभ उठाएगी। इंडिया शाइनिंग अभियान के तहत इसने सरकार के तहत राष्ट्र के आर्थिक विकास की घोषणा करते हुए विज्ञापन जारी किए। हालांकि भाजपा 543 सीटों वाली संसद में केवल 138 सीटें ही जीत सकी, जिसमें कई प्रमुख कैबिनेट मंत्री हार गए। एनडीए गठबंधन ने 185 सीटें जीतीं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव में 145 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कांग्रेस और उसके सहयोगियों, जिसमें कई छोटी पार्टियां शामिल थीं, ने संसद में 220 सीटें जीतकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाया। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कम्युनिस्ट पार्टियों के बाहरी समर्थन से यूपीए ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अगली सरकार बनाई। दिसंबर 2005 में वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि वे अगले आम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में भाजपा की रजत जयंती रैली में एक प्रसिद्ध बयान में वाजपेयी ने घोषणा की कि अब से लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन भाजपा के रामलक्ष्मण, हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पूजनीय और पूजे जाने वाले दो ईश्वरीय भाई होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में एक भाषण के दौरान वाजपेयी को भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में संदर्भित किया, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत के चरित्र का संदर्भ था, जिसका दो युद्धरत पक्षों द्वारा सम्मान किया जाता था। 6 फरवरी 2009 को सीने में संक्रमण और बुखार के कारण वाजपेयी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन अंततः वे स्वस्थ हो गए और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण 2009 के आम चुनाव के लिए अभियान में भाग लेने में असमर्थ, उन्होंने मतदाताओं से भाजपा का समर्थन करने का आग्रह करते हुए एक पत्र लिखा। उनके शिष्य लालजी टंडन उस चुनाव में लखनऊ की सीट बरकरार रखने में सफल रहे। भले ही एनडीए को पूरे देश में चुनावी हार का सामना करना पड़ा, यह अनुमान लगाया गया था कि वाजपेयी की गैर पक्षपाती अपील ने लखनऊ में लालजी की सफलता में योगदान दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पर भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। वाजपेयी जीवन भर अविवाहित रहे। उन्होंने नमिता भट्टाचार्य को गोद लिया और उनका पालन पोषण किया, जो लंबे समय से उनकी मित्र राजकुमारी कौल और उनके पति बी.एन. कौल की बेटी थी। उनका दत्तक परिवार उनके साथ रहता था, शुद्ध ब्राह्मणों के विपरीत, जो मांस और शराब से दूर रहते हैं। वाजपेयी व्हिस्की और मांस के शौकीन माने जाते थे। वे हिंदी में लिखने वाले एक प्रसिद्ध कवि थे। उनकी प्रकाशित रचनाओं में कैदी कविराज की कुंडलियाँ 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान लिखी गई कविताओं का संग्रह और अमर आग है शामिल हैं। अपनी कविता के बारे में उन्होंने लिखा, मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हार का बहाना नहीं। यह पराजित सैनिक की निराशा की ढोल की थाप नहीं है, बल्कि युद्धरत योद्धा की जीत की इच्छा है। यह निराशा की हताश आवाज नहीं है, बल्कि जीत की उत्साहपूर्ण पुकार है। भारत सरकार और भारत के लोगों तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। महामहिम वाजपेयी ने 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में जापान का दौरा किया था और जापान के अच्छे मित्र के रूप में हमारे दोनों देशों के बीच मैत्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने ही आज जापान भारत संबंधों की आधारशिला स्थापित की है। वाजपेयी को भारत का एक प्रतिष्ठित नेता बताते हुए आबे ने कहा, मैं तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मॉरीशस, 17 अगस्त को मॉरीशस सरकार ने घोषणा की कि वाजपेयी के सम्मान में मॉरीशस और भारत दोनों के झंडे आधे झुके रहेंगे।
मॉरीशस में विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने घोषणा की कि मॉरीशस में जिस साइबर टावर की स्थापना में वाजपेयी ने योगदान दिया था, उसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी टावर रखा जाएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान के अंतरिम कानून और सूचना मंत्री सैयद अली जफर ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर पाकिस्तान की ओर से शोक व्यक्त किया। जफर उन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे जिन्होंने नई दिल्ली में वाजपेयी के अंतिम संस्कार में भाग लिया। पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें महान व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी का निधन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ी क्षति है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वाजपेयी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवेदना संदेश भेजा। पुतिन ने पूर्व प्रधानमंत्री को उत्कृष्ट राजनेता करार दिया। संदेश में कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी को पूरी दुनिया में बहुत सम्मान मिला। उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने हमारे देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में एक बड़ा व्यक्तिगत योगदान दिया। रूस के राष्ट्रपति ने मृतक के परिवार, सरकार और भारत के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त किया। श्रीलंका विभिन्न श्रीलंकाई नेताओं ने 3 बार प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें श्रीलंका का मित्र बताया। एक ट्वीट में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कहा, आज हमने एक महान मानवतावादी और श्रीलंका के एक सच्चे मित्र को खो दिया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक दूरदर्शी नेता और लोकतंत्र के प्रबल रक्षक थे। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके लाखों प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। विपक्ष के नेता आर संपंथन ने कहा कि भारत ने अपने सबसे सम्मानित बुद्धिजीवियों और राजनेताओं में से एक को खो दिया है। उन्होंने विनम्रता और ईमानदारी के साथ भारत के महान देश की सेवा की और उन्हें दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा बहुत प्यार और सम्मान दिया गया। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके वाजपेयी एक असाधारण वक्ता और हास्य की भावना वाले नेता भी थे। भारतीय संसद के भीतर और बाहर उनके भाषणों को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने श्रीलंका के तमिल लोगों की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए एक बयान में कहा, संयुक्त राज्य अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने कहा कि वाजपेयी ने शुरू में ही पहचान लिया था कि अमेरिका भारत साझेदारी दुनिया की आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा में योगदान देगी और दोनों लोकतंत्र उनके दृष्टिकोण से लाभान्वित होते रहेंगे। पोम्पियो ने कल एक बयान में कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों की ओर से मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाल ही में हुए निधन पर भारत के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने 2000 में कांग्रेस को दिए गए वाजपेयी के संबोधन को याद किया, जब उन्होंने अमेरिका भारत संबंधों को साझा प्रयासों की स्वाभाविक साझेदारी के रूप में वर्णित किया था। पोम्पियो ने कहा, आज हमारे दोनों देश और हमारे द्विपक्षीय संबंध प्रधानमंत्री वाजपेयी के दृष्टिकोण से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसने विस्तारित सहयोग को बढ़ावा देने में मदद की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोग भारत के लोगों के साथ खड़े हैं जब हम प्रधानमंत्री वाजपेयी के निधन पर शोक मना रहे हैं। तो यह थी कहानी अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की। तो ऐसी और कहानी के लिए बने रहे हमारे साथ।